कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है जिससे क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती, लेकिन कुछ बीच में मेगा क्लासेस लेकर के अपने सिलेबस आगे बढ़ा देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस यानी आपके बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा, इसलिए उसको सब प्रोग्राम भी कहते हैं। अभी तक हमने अपने एक प्रोग्राम को एक ही पार्ट में बनाया, पर फंक्शन के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। फंक्शन की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शंस इन सी, a function is a group of statement. A function is a group of statement that together perform a task. Every C program has at least one function which is main. हर प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होता है, मतलब कम से कम सी प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूर होगा एंड दिस इज मैन। इसके अलावा हम और भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे अपन CLR यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं, getch यूज करते हैं, scanf यूज करते हैं। ये सारे फंक्शन हैं। तो फंक्शंस, कुछ फंक्शंस पहले से बने हुए होते हैं और कुछ फंक्शंस को हम बना सकते हैं। जो पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। जो पहले से बने होंगे उन्हें बोलेंगे लाइब्रेरी फंक्शन, और जिन्हें हम नए बनाएंगे उन्हें कराएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ। जो पहले से बना हो लाइब्रेरी फंक्शन, जिन्हें हम बनाएंगे इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम को फंक्शन के रूप में डिवाइड करते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब अपन बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन की। तो जो लाइब्रेरी फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस। इस वर्ड पे गौर करिएगा, प्री डिफाइंड मतलब इनबिल्ट, पहले से बने हुए। इन्हें हमने नहीं बनाया, इन्होंने, जिन्होंने सी बनाया उन्होंने बना के रखा हुआ है। हम केवल इन्हें बस यूज करते हैं। पहले से बने हुए हम इन्हें केवल यूज करते हैं। These functions are placed in header files. ये फंक्शन यदि हमको यूज करना है तो हमें पता होना चाहिए कहाँ रखे होते हैं। जैसे अपने घरों का सामान अलमारी में रखा होता है, वैसे ये फंक्शन हेडर फाइल्स में रखे होते हैं। हेडर फाइल्स में, हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। तो अगर इन फंक्शन को यूज करना है तो इनके हेडर फाइल प्रोग्राम में हमें यूज इंक्लूड करनी होती है। इसका फॉर्मेट है इंक्लूड हेडर फाइल .h। तो हेडर फाइल का जो भी नाम होगा उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि stdio.h में printf, scanf, gets और puts नाम के फंक्शंस होते हैं। और भी होते हैं, अपन कुछ काम के इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और इसके द्वारा हम printf, scanf, gets, puts जैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। कोनियों का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इसके अंदर होता है CLR और getch। stdlib फंक्शन जो होता है कहलाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। इनमें जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि exit, a to i मतलब अल्फाबेट टू इंटीजर, a to f etc। अगला है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जो अपन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस क्या होते हैं? जो स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं। strlen, strcpy, strcmp, strcat, strupr, strlwr, ये सारे फंक्शंस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है। ctype.h एक कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, जो कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं। ctype.h इसमें एज अल्फा, एज डिजिट, इस टाइप के फंक्शंस हैं। अगला है math.h, इसमें मैथ्स पर काम करने वाले फंक्शन है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, sqrt, pivot, log, seal, floor etc। फिर आता है time.h, ये टाइम पे, इनके इन फंक्शंस के द्वारा टाइम पे वर्क किया जा सकता है, जैसे कि टाइम एंड क्लॉक। सिंगल हैंडलिंग फंक्शंस के लिए single.h है। बेसिक डाटा टाइप के साइज को सेट करने के लिए limit.h है, और फ्लोट डाटा टाइप की लिमिट्स के लिए float.h है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल से, हर हेडर फाइल में फंक्शंस होते हैं, पर इतने डिटेल्स में आपके सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में केवल सेलेक्टेड फंक्शंस ही है। अब सवाल आता है कि इन फंक्शंस की नीड क्या है।
नीड्स ऑफ फंक्शन, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। तो फंक्शंस आर सब प्रोग्राम, फंक्शन सब प्रोग्राम होते हैं। यूजिंग फंक्शंस वी कैन डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर प्रोग्राम। हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में इन फंक्शंस के द्वारा तोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज को डायरेक्टली हैंडल करना मुश्किल होता है, और जब हम किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। इसलिए इन फंक्शंस के द्वारा हम बहुत आसानी से अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहला है रीयूजेबिलिटी। पहला यूज है, पहला इसका बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है अगर किसी कोड को हमने एक बार लिख लिया और उसको फंक्शन के रूप में स्टोर कर दिया तो उसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है पुनः प्रयोग में लाना, दोबारा यूज करना। तो हम फंक्शंस को के कोड को हम फंक्शन के कोड को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। अगला है रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ कोड। हम प्रोग्राम के साइज को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि कोड बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो हमारे प्रोग्राम का कोड छोटा हो जाएगा। इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को पढ़ना आसान होगा, प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, चीजें हमको समझ में आएगी। इसके बाद है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में प्रोग्राम का निर्माण करना। तो हम अलग अलग फंक्शन बना करके उसको एक साथ जोड़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। ईजियर डिबगिंग। हम डिबग आसानी से कर सकते हैं। डिबग करने का मतलब होता है बग्स को दूर करना। बग्स वो होते हैं जिनके कारण एरर आता है, तो एरर्स को कम किया जा सकता है। अगला है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंडिबिलिटी। एक्सटेंडिबिलिटी मतलब उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। छोटे प्रोग्राम को बड़े प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान होता है फंक्शंस के द्वारा। और लास्ट है फंक्शन शेयरिंग। फंक्शन कैन बी यूज्ड टू मल्टीपल टाइम बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम में एक बनाए हुए फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कल्पना करिए कि यदि किसी ने CLR SCR बनाया होगा, किसी ने printf बनाया होगा, तो उसका कोड कितनी बार यूज हो जाता है। इतनी बार जब यूज होता है तो इसका अर्थ है कि वो कोड एक बार लिखा गया और बार बार उपयोग में आ रहा है, बार बार शेयर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पर इसके पहले कि आगे चलें, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस है। इन्हें यूज करने के लिए हमें कौन सी हेडर फाइल लगेगी, math.h। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के लिए math.h हेडर फाइल लगेगी। इसके एग्जांपल है sin, cos, tan, sin h, cos h। इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शन जो मैथ्स में काम आते हैं। POW, SQRT, सील, फ्लोर, लॉग, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनके द्वारा हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ प्रोग्राम करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपन एक प्रोग्राम करेंगे, मान लीजिए अपन अब करते हैं SQRT फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो पुराने कोड को हटाएं यहां से और एक नई कोडिंग स्टार्ट करेंगे। दो हेडर फाइल तो आप लगाते हैं, printf stdio और conio। लेकिन आज आपको मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं। अ प्रोग्राम फॉर SQRT फंक्शन। हम स्क्वायर रूट फंक्शन का उपयोग देख रहे हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाए, हम ये अपने प्रोग्राम के द्वारा करेंगे। तो दो हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर ली। प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपका मैन से। आपका प्रोग्राम स्टार्ट किससे होगा, मैन से। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट टाइप का, क्योंकि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो पॉइंट में आएगा। वेरिएबल लेते हैं n और उसका स्क्वायर रूट रखने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं s। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, printf enter a number। बैकस्लैश लगाने से न्यू लाइन पे जाएंगे, एंटर अ नंबर। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम टाइप करें वो इस n में चला जाए, तो
तो हम क्या लेंगे, स्कैन एफ हमने लिया। अब ध्यान रखो हमारा n आज फ्लोट टाइप का है, फ्लोट के लिए क्या लेते हैं, परसेंटेज f, इंटीजर के लिए परसेंटेज d लेते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज f लेते हैं, कॉमा करके हम लिखेंगे किस में वैल्यू डालनी है, n में। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, एड्रेस ऑफ n, हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ n। चलिए हमारी वैल्यू किस में चलेगी, n में चलेगी। अब हमको लिखना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे s इक्वल्स टू, मतलब s में चला जाए, इसमें क्या चला जाए, स्क्वायर रूट चला जाए। तो इसके लिए जो फंक्शन है उसका नाम है sqrt, ये फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन किस में रखा हुआ है, ये फंक्शन रखा हुआ है math.h हेडर फाइल में। तो आपको पहले यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा math.h हेडर फाइल। तो अपन यहाँ पे एक नई हेडर फाइल लेंगे, math.h। अब हमने अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज करने के लिए, चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये math.h हेडर फाइल के अंदर है, इसे हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की। अब हम यहाँ लिखेंगे sqrt, किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं आप, तो उसका नाम दे दीजिए। तो आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है, नंबर का, तो आप यहाँ ले लेंगे n। अब जो वैल्यू आई उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट है \n स्क्वायर रूट इक्वल्स टू परसेंटेज f, किसकी वैल्यू, s की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रोग्राम चलेगा। कभी कभी क्या होता है, आईडी सपोर्ट नहीं करने से प्रोग्राम नहीं चलते। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम क्या करता है हमारे साथ। प्रोग्राम को हमने सेव किया, अब इसके बाद इसको हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड में कोई एरर दे नहीं रहा है, अब इसको अपन रन करेंगे। देखिए मैसेज आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, इंटर अ नंबर, ये वाला जो प्रिंट है इसके थ्रू कोई भी नंबर डाल लेते हैं। जैसे कि अपन डाल देते हैं मान लो 81.0। तो 8 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 आ गया, 9.0000000। बाय डिफॉल्ट ही पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेगा। चल गया प्रोग्राम। तो आपने वर्गमूल निकालने का प्रोग्राम कर लिया। तो आपने जब इस फंक्शन को यूज किया sqrt को, sqrt फंक्शन किस हेडर फाइल में, math.h हेडर फाइल में। एक बार और रन करते हैं, इंटर अ नंबर, सपोज आपने लिखा 55, तो 55 का वर्गमूल कितना होता है, दिया गया 7.416198। तो आप किसी भी नंबर को आप टाइप करेंगे आपको उसका वर्गमूल निकाल के दे देगा। राइट, ये होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस हमने कौन सा देखा, sqrt कैसे काम करता है। इसी प्रकार से इसमें और भी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन का, जिसमें कि अपन पावर कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 पे 3 की पावर, 4 पे 5 की पावर, कुछ भी जो अपन चाहें। तो चलिए इस बार अपन एक वेरिएबल लेंगे n, रिजल्ट के लिए अपन ले लेते हैं r, नंबर पे पावर के लिए ले लेते हैं p, और रिजल्ट रखने के लिए ले लेते हैं r। हमने 3 वेरिएबल ले लिए। और इस बार में ले लेता हूं इंटीजर, अपना जो पावर फंक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है पावर। तो पावर फंक्शन में 2 आर्गुमेंट है, पहला x दूसरा y, दोनों डबल टाइप के। ठीक है, तो हम यहाँ पे
फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल ले रहे हैं, एन, पी एंड आर। एक मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, जो भी नंबर है आप टाइप करिए। तो पहले तो नंबर लिखना पड़ेगा, इसके बाद अपना सेकंड मैसेज आएगा इंटर अ पावर, पावर एंटर करिए। जो भी टाइप करेंगे नंबर में एन में जाएगा, जो भी पावर टाइप करेंगे पावर के लिए जाना चाहिए पी में। जैसे कि अपने लिखा, मान लो अपन चाह रहे हैं कि 2 पर 3 का पावर कितना होता है, तो हमें पता है 2 पे 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। या किसी ने बोला आपको कि 3 पर 2 का पावर बताइए, तो इसका अर्थ होगा 3 इंटू 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पहला नंबर ये जो होगा इसमें अपन एन में जाएगा और सेकंड वाला पी में जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो आर में जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा किस में आ जाएगा, आर में आना चाहिए। अपने को यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है, रिजल्ट किस में आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए आर में। फंक्शन का नाम हमारा है इस बार पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू में जो पहला आर्गुमेंट है इसमें अपन डालते हैं नंबर, तो हमारा नंबर क्या है एन, और सेकंड में क्या डालते हैं पावर, सेकंड नंबर क्या हो गया पी, एन पे पी की पावर। अब जो भी रिजल्ट आएगा किस में आ जाएगा, आर में। तो अपने किसको प्रिंट करवाएंगे इस बार, आर को प्रिंट करवाएंगे। और यहां लिख देते मैसेज में रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटेज आर। यदि सब कुछ ठीक होगा तो हमारा प्रोग्राम आराम से चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये रहा स्क्रीन पे आउटपुट आपके पास। इंटर अ नंबर, सपोज मैंने लिखा 3, इंटर अ पावर मैंने लिखा 2, 3 पे 2 का पावर, 3 पर 2 का पावर कितना आ गया 9, 9.000। फ्लोट इसलिए पॉइंट की वैल्यू आ रही है। एक बार फिर से मैंने रन किया, इंटर अ नंबर, सपोज मैंने टाइप किया 4, इंटर अ पावर, 4 पे कितने की पावर 3 की, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 16 इंटू 4 64 आना चाहिए, आगे 64.0000। तो किसी भी नंबर पे कोई जो पावर होगा, यदि आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं पावर को, यू कैन डू, कैसा भी ले, आप कोई बड़ा नंबर लेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा 5 पर कितने का पावर चाहिए, हमने बोला 5 पे चाहिए 4 का पावर, 4 का पावर, तो देखो ये आ गया 6 to 5, सिंपल। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो फंक्शन यूज किया है, मैथमेटिकल फंक्शन, ये था पीओडब्ल्यू। 2 आर्गुमेंट का फंक्शन है, पहला नंबर के लिए, दूसरा पावर के लिए। और ये फंक्शन कहाँ रखा हुआ है, math.h हेडर फाइल में। उम्मीद है अब आपको लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं समझ में आ गया था। जो भी फंक्शन लाइब्रेरी में रहते हैं उनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। प्रिंटफ भी लाइब्रेरी फंक्शन है, स्कैनफ भी लाइब्रेरी फंक्शन है। इसी प्रकार से मैथ्स पे काम करने वाले फंक्शंस के लिए एक नई हेडर फाइल है math.h, जिसमें कि sqrt, pOW, sin, cos, tan, log सारे फंक्शंस होते हैं। जिसमें से 2 फंक्शंस को कैसे यूज करना है मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाया। अब अपन आगे चलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के बाद हम अपने खुद के फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने खुद के फंक्शन बनाना, जब हम खुद के फंक्शन बनाएंगे तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब आप अपने खुद के फंक्शन डिजाइन करेंगे तो उसे बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ यूजर। दे आर आल्सो कॉल्ड यूडीएफ। टू क्रिएट यूडीएफ फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का खुद का फंक्शन डिजाइन करना, तो वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा, और वैसे बनाने के लिए आपको 3 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। तो यूडीएफ के एलिमेंट पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप। दिमाग में फिक्स करिएगा, बहुत बड़ी चीज है और ये आगे तक आपको काम आएगी।
फंक्शन बनाने की 3 स्टेप से, 3 एलिमेंट से। पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप, या इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन का कोड। और तीसरा है फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन इन्वोकिंग। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो कि कॉलेज में कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो सबसे पहले जाके आप नाम लिखाओगे कि मैं इस सॉन्ग पे डांस करूंगा या करूंगी। तो आपने जो अपना नाम लिखवाया, आपने जो डिक्लेयर किया, इट इज डिक्लेरेशन। ये कहलाएगा डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब हुआ कि अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे स्टेप्स होगी, इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करेंगे अपने स्टेप्स को। तो आप एक एक मिनट डिजाइन करोगे, डेफिनेशन होगी, और फिर फाइनल डे आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे, कहलाएगी फंक्शन कॉलिंग। तो जैसा कि आपकी लाइफ में जो फंक्शंस होते हैं उसमें 3 स्टेप्स हैं, सिमिलर तरीके से यहां भी 3 स्टेप्स हैं। यहां भी 3 स्टेप्स हैं। तो पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, सेकेंड है फंक्शन डेफिनेशन या कोडिंग, एंड थर्ड है फंक्शन कॉलिंग या इन्वोकिंग। ये रही 3 स्टेप्स या 3 एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अपन एक एक एलिमेंट के फॉर्मेट्स को समझेंगे। सबसे पहले से समझते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन। देखो, फंक्शन को डिक्लेयर करने के सीधे फॉर्मेट में लाता हूं मैं। टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंटलेस, सेमीकोलन। फिक्स करिए दिमाग में अभी और इसी वक्त। सबसे पहले फंक्शन का टाइप होगा, फिर फंक्शन का नाम होगा, और फिर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट होगी इस ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि हमने यहां पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया ऐड, तो यहां पे ऐड एक फंक्शन है, यहां पर ऐड एक फंक्शन है। कितने आर्गुमेंट से? 2। दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के हैं। क्या रिटर्न करेगा? वॉइड। तो यहां पर ऐड एक फंक्शन है जिसमें 2 आर्गुमेंट है, मतलब हमने डिक्लेयर किया कि हम आगे चल के एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड, जिसका नाम होगा ऐड, और ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स का होगा, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। और ये वॉइड का मतलब है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब होगा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यहां पे जो इंटीजर ऐड इंटीजर इंटीजर हमने डिक्लेयर किया कि हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें 2 आर्गुमेंट्स होंगे, मतलब 2 इनपुट जाएंगे, और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे यहां पे लिखा है एवरेज, और 3 आर्गुमेंट्स हैं, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, मतलब इसमें 3 इनपुट जा सकते हैं। 3 इनपुट फ्लोट टाइप के होंगे, और ये फंक्शन ये रिटर्न टाइप है। क्या रिटर्न करेगा? फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन किया जाता है। फंक्शन को डिफाइन करने के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शन का हेडर और एक होता है फंक्शन की बॉडी। यहां समझते हैं, ये वाला जो हिस्सा है फंक्शन का, यहां से लेके यहां तक का, ये कहलाता है फंक्शन का हेडर। टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट को हेडर बोलते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट या एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इसकी बॉडी है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के 2 हैं स्टेप्स, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये फंक्शन का हेडर और ये यहां से लेके यहां तक फंक्शन की बॉडी। तो जो फंक्शन का हेडर है उसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और जो फंक्शन की बॉडी है उसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे। तो फंक्शन के हेडर में फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। फंक्शन की बॉडी में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं। ये फंक्शन का जनरल फॉर्म सभी को याद रहना चाहिए। टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज।
दिमाग में फिक्स करिए और अच्छे से याद करिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या है? ऐड। कितने आर्गुमेंट से? 2 आर्गुमेंट से। दोनों ही आर्गुमेंट किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये है लोकल वेरिएबल टी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जुड़ के जाएगी टी में, और फिर हमने टी को प्रिंट कर दिया है। तो ये वाला है हेडर, इसको बोलेंगे हेडर। यहाँ से लेके यहाँ तक है डेफिनेशन। जब फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर लिया जाता है तो आवश्यकता होने पर उसे कॉल किया जाता है। फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कॉलिंग विथ रिटर्न कॉलिंग ऑफ रिटर्न फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका टाइप वॉइड नहीं होता उसे ऐसे कॉल करते हैं, वेरिएबल असाइन फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट। ये उस फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है जिसका रिटर्न टाइप होता है, जिसका रिटर्न टाइप होता है। और ऐसा फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, उसे डायरेक्टली कॉल करते हैं, फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट। फर्क देखो, यहाँ लिखा है वेरिएबल असाइन फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट, और यहाँ लिखा फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट। मतलब कि जिस फंक्शन का टाइप वॉइड होता है उसे कॉल करते समय सामने वेरिएबल नहीं लिखते हैं। राइट? तो सबसे बेटर तरीका होगा कि अपन इसका एक प्रोग्राम बना के देखें, छोटा सा प्रोग्राम करें। जब तक अपन प्रोग्राम करेंगे नहीं, अपने वो चीजें समझ में आएगी नहीं। वापस चलते हैं अपने कोड पर, और यहां पर अपन एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। स्क्रीन पे गौर करिएगा, एक फंक्शन बना रहे हैं हम जिसका नाम है ऐड टू नंबर। अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम, 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम। नो रिटर्न, मतलब इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, वॉइड टाइप का फंक्शन बनाने वाला है। एक एक स्टेप को अच्छे से देखना। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल ली, कोनियो और एसटीडीओ। अब हमने कंपाइलर को बताया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा? ऐड। ये पहले से फंक्शन नहीं था, ये हम अभी बना रहे हैं, इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये पूरी लाइन कहलाएगी डिक्लेरेशन। आपको समझाने के लिए डिक्लेरेशन लिख दिया है, ये पूरी लाइन कहलाएगी डिक्लेरेशन। तो ऐड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 आर्गुमेंट्स है, दोनों ही आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के हैं, और टाइप ये वाला हिस्सा होता है, देख कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये रिटर्न टाइप है और ये आर्गुमेंट लिस्ट है। ये वाला सेक्शन कहलाता है आर्गुमेंट लिस्ट, ये कहलाता है रिटर्न टाइप। इसके थ्रू फंक्शन में इनपुट जाता है, इसके थ्रू फंक्शन से आउटपुट आता है। ये अंदर जाने का रास्ता है, ये बाहर आने का रास्ता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको। तो फंक्शन में अंदर जाने का रास्ता इन आर्गुमेंट्स होते हैं, बाहर आने का रास्ता वॉइड होता है। प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एम और एन। इंटर 2 नंबर, पहली वैल्यू जाएगी एम में, दूसरी वैल्यू जाएगी एन में। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, क्या कॉल किया? ऐड एम कॉमा एन। जो भी हमने टाइप किया था, पहली वैल्यू गई एम में, दूसरी वैल्यू गई एन। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये फंक्शन की कॉलिंग है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन और कॉलिंग से डेफिनेशन पे जंप कर जाता है, यहां से जंप करके यहां जाएगा। जब आएगा तो m की वैल्यू को कॉपी कर देगा x में, और n की वैल्यू को कॉपी कर देगा y में। चूंकि फंक्शन कॉल होता है और वैल्यूज को कॉपी करता है, इसलिए ऐसा फंक्शन कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। जब ये वैल्यूज को कॉपी कर देगा फंक्शन, तो फिर ये फंक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हैं, लोकल वेरिएबल t है, x एंड y जोड़ करके t में जाएगा और हम t को प्रिंट कर देंगे। जैसे फंक्शन क्लोज होगा, जहां से कॉल किए थे हम वापस आएंगे, और प्रोग्राम में बाहर यहीं से जाएंगे, वापस आएंगे। मतलब एक चीज अच्छे से समझना, जब फंक्शन कॉल हुआ तो आप यहाँ से यहाँ आए, और जब फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ तो आप वापस यहीं पे लौट गए, और फिर गेट सीएस होगा। यहाँ आए थे, यहाँ लौट गए, यहाँ से यहाँ आए थे, इधर से लौट गए। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं कितना क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस प्रोग्राम को हमने बिल्ड किया। इंटर 2 नंबर हमने लिखा, पहला नंबर 22 और सेकंड नंबर लिखा हमने 11, मतलब रिजल्ट कितना आना चाहिए 33।
देखो टोटल 33 आ गया। आई बात समझ में? एक बेसिक प्रोग्राम था। कल मैं इसके फंक्शन की डिटेल्स आपको समझाऊंगा, फंक्शन की बारीकियां आपको समझाऊंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के फॉर्मेट से याद कर लेना, और कल की क्लास में मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू फंक्शन की डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगा करके फॉर्मेट से याद करते रहिए। ऑल द बेस्ट।